अतीक अहमद, एक नाम जिसके साथ जुड़ते हैं गैंगस्टर, राजनेता और आखिर में निशाना। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपराध की दुनिया से निकलकर माननीय सांसद बना और फिर जिसका अंत टीवी कैमरों के सामने गोलियों की बौछार से हुआ। तो चलिए आज समझते हैं अपराध और सियासत के सबसे खूनी खेल को। तो कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो शुरू होता है उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर प्रयागराज से। तारीख याद रखिएगा, 15 अप्रैल 2023, घड़ी में रात के 10:36 हो रहे थे। ये बस कोई आम वक्त नहीं था, ये वो पल था जब सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए जरा, माहौल में कैसा तनाव होगा। अतीक और उसका भाई अशरफ चारों तरफ से पुलिस और मीडिया से घिरे हुए, और सबसे बड़ी बात, ये पूरा मंजर पूरा देश अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहा था। और तभी अशरफ, अतीक का भाई, कुछ कहना चाहता था। उसके मुंह से बस निकला, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और बस बात पूरी होने से पहले ही पत्रकारों के भेष में आए हमलावरों की गोलियों ने उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं कि कैमरों के सामने ये सनसनीखेज हत्या कैसे हुई। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब एक ऐसा आदमी जो 5 बार विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, उसका अंत पुलिस की कस्टडी में सरेआम गोलियों से कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि एक मामूली तांगे वाले का बेटा आखिर कैसे बना उत्तर प्रदेश का सबसे खूंखार और सबसे बड़ा बाहुबली। देखिए, अतीक की शुरुआत बहुत ही मामूली थी। उसके पिता हाजी फिरोज अहमद एक तांगा चालक थे, बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा करते थे। लेकिन अतीक को ये रास्ता मंजूर नहीं था। उसने पढ़ाई लिखाई को ठोकर मारी और दौलत और ताकत पाने के लिए अपराध का एक शॉर्टकट रास्ता चुन लिया। और उसका जो ये उदय था ना, वो बहुत ही तेज और बेरहमी से हुआ। शुरुआत हुई छोटे मोटे अपराधों से, जैसे मालगाड़ियों से कोयला चुराना। फिर वो उस जमाने के कुख्यात गैंगस्टर चांद बाबा के गैंग में शामिल हो गया। वहीं उसने जुर्म की दुनिया के सारे दांवपेच सीखे, और फिर जैसे ही मौका मिला, अपने ही गुरु चांद बाबा को रास्ते से हटाकर वो खुद उस गैंग का सरगना बन बैठा। अब वो दौर शुरू होता है जब अतीक अपनी ताकत के शिखर पर था। यहां उसने अपराध और राजनीति का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसने उसे बेताज बादशाह बना दिया। 5 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अतीक की सियासी ताकत का सबूत है। सोचिए, इलाहाबाद पश्चिम सीट से वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 5 बार विधायक चुना गया। एक ऐसा दबदबा जिसे कोई हिला तक नहीं पाया। फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही तो मानो उसकी ताकत में 4 चांद लग गए। उस पर 1995 के बदनाम गेस्ट हाउस कांड को अंजाम देने का भी इल्जाम लगा, जिसमें मायावती पर हमला हुआ था। और 2004 आते आते वो फूलपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट से सांसद बनकर सीधा दिल्ली पहुंच गया। कहते हैं कि उस दौर में इलाहाबाद में उसकी एक पैरेलल सरकार चलती थी, बिल्कुल बेखौफ। लेकिन हर बादशाहत को चुनौती मिलती है। अतीक की बादशाहत को चुनौती दी बीएसपी के राजू पाल ने। उपचुनाव में उन्होंने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया। यह अतीक के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इसका नतीजा बेहद खौफनाक था। अपनी शादी के सिर्फ 9 दिन बाद राजू पाल की दिन दहाड़े गोलियों से भुनकर हत्या कर दी गई। सीट खाली हुई, अशरफ आसानी से जीत गया, और इस हत्याकांड के जो मुख्य गवाह थे उमेश पाल, उन्हें डरा धमकाकर चुप करा दिया गया। कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। बस यहीं से अतीक के पतन की, उसके डाउनफॉल की शुरुआत हो गई, क्योंकि अब सियासी हवा बदल रही थी और कानून का शिकंजा कसने लगा था। 10, ये नंबर फिर से सुनिए, 10। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये हाईकोर्ट के उन जजों की संख्या है जिन्होंने अतीक की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से ही हाथ खड़े कर दिए थे, मना कर दिया था। और वजह थी अतीक का खौफ। मतलब सोचिए, उसका साम्राज्य बिखर रहा था, लेकिन उसका डर, उसका खौफ इतना ज्यादा था कि जज तक को अपनी और अपने परिवार की जान का डर सता रहा था। और फिर वो हुआ जो अतीक के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, उमेश पाल की हत्या। जी हां, ये वही उमेश पाल थे, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह, जिन्हें सालों पहले चुप करा दिया गया था। 24 फरवरी 2023 को सरेआम बम और गोलियों से उन्हें मार दिया गया। और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड अतीक अहमद, जो उस वक्त जेल में बंद था। उमेश पाल की इस नृशंस हत्या ने पूरे प्रदेश को हिला दिया।
और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में वो बयान दिया जो एक तरह से अतीक के अंत का ऐलान था। इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये एक बहुत साफ संकेत था कि अब खेल खत्म हो चुका है। और इसके बाद तो बस चीजें बहुत तेजी से बदलीं। अपनी जिंदगी में पहली बार अतीक को किसी केस में सजा हुई। उसके गैंग के मेंबर एक एक कर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने लगे, यहां तक कि उसका बेटा असद भी एक एनकाउंटर में मारा गया। और उसकी जो हजारों करोड़ की अवैध सल्तनत थी, उस पर बुलडोजर चल गया। मतलब जो साम्राज्य दशकों में खड़ा किया गया था, वो कुछ ही हफ्तों में सचमुच मिट्टी में मिल गया। तो चलिए अब कहानी के उसी हिस्से पर वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उस रात पर, और समझने की कोशिश करते हैं कि अतीक की हत्या के पीछे की असल कहानी आखिर है क्या। और यहीं पर यह कहानी एक नया और भी पेचीदा मोड़ ले लेती है। जो 3 हमलावर थे वो छोटे मोटे क्रिमिनल थे और तीनों अलग अलग शहरों के रहने वाले। तो पहला सवाल, ये तीनों एक साथ आए कैसे? दूसरा, इनके पास 7-7 लाख रुपए की वो महंगी विदेशी पिस्टलें कहां से आईं? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने भागने की जरा भी कोशिश क्यों नहीं की, सीधे सरेंडर क्यों कर दिया? उनकी ये बात कि उन्होंने ये सब सिर्फ फेमस होने के लिए किया, इन सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं देती। और देखिए, अतीक अहमद जैसे किरदारों को समझने के लिए ना, ये बाहुबली शब्द समझना बहुत जरूरी है। बाहुबली सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं होता, वो एक ऐसा शख्स होता है जो अपने बाहुबल यानी मसल पावर, अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और कभी-कभी एक रॉबिन हुड जैसी इमेज बनाकर अपने पूरे इलाके पर एक छत्र राज करता है। तो घूम फिरकर हम उसी आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या वाकई 3 छोटे-मोटे अपराधियों ने सिर्फ मशहूर होने के लिए देश के इतने बड़े माफिया डॉन को मार गिराया? या फिर उन महंगे हथियारों, उस परफेक्ट प्लानिंग और उस झटपट सरेंडर के पीछे कोई और था, कोई बड़ी और गहरी साजिश? अपराध, सियासत और सत्ता का ये खेल इतना धुंधला है कि शायद इसका पूरा सच कभी सामने ही ना आ पाए।